नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। छाता बाजार स्थित बड़ी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे का नमाज अदा कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। उत्पाद विभाग की टीम ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 7 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर में मंदिर समिति के सदस्य और रेल प्रशासन के बीच हुई बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जुमे की नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलगाम हमले के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में गर्व का माहौल है। मुजफ्फरपुर शहर में जुमे के नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत सरकार के फैसले का खुला समर्थन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान और पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जोश और गर्व का माहौल है। लोग इस कदम को आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पर्तीटोला के छाता बाजार मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने लगे और भारत सरकार के फैसले का खुला समर्थन करते हुए जमकर आतिशबाजी की। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं और बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के जोरदार नारे लगाए। पूरा इलाका देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो निर्दोष लोगों की जान लेते हैं वो इंसान हो ही नहीं सकते, खासकर मुसलमान तो हो ही नहीं सकता है। वहीं मुस्लिम युवाओं ने कहा कि हमारा धर्म चाहे जो हो, लेकिन हमारे देश एक है। आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी था और मोदी सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। बुजुर्गों ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की और कहा कि पूरा मुस्लिम समाज देश के साथ है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब वक्त आ गया है जब देश के दुश्मनों को साफ साफ जवाब देना जरूरी है। हम चाहते हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मोदी जी मिटा दे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद क़यामत की सुबह तक रहेगा। भारत जो मुल्क है वो पूरे दुनिया को एक आईना दिखाता है, चाहे किसी तरह का कोई मामला हो। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, तमाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। सबका अपना अपना हुकूक है, फंडामेंटल राइट है, उसको सरकार पूरा देती है। हर आदमी मिलजुल के रहता है। ये इत्तेफाक है कि पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ी है। पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? पाकिस्तान तो हम क्या, हमारी जूती भी नहीं जाएगी। ना हम लोग वहाँ शादी करते हैं, ना ब्याह करते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं। और जब भी मामला हुआ है, जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, चाहे कारगिल हो या उससे पहले की युद्ध हो, तमाम मुस्लिम जो जिस पोस्ट पे रहे हैं, सरकार ने जिनको जो जिम्मेदारी दी है, जैसे अभी मोहतरमा सोफिया कुरैशी जी को पूरे सिंदूर ऑपरेशन का जिम्मेदारी दिया गया। क्यों दिया गया? वो तो मुस्लिम हैं, लेकिन भारत के सरकार को और भारत के लोगों को ये यकीन है कि हम जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी वो निभाएगा, भारतीय होके, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होके। हमारा देश है तो हमारी मसाजिद है, हमारा देश है तो हमारा मदरसा है, हमारा देश है तो हमारा कब्रिस्तान है, हमारा देश है तो हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। वी आर इंडियन। 140 करोड़ सिर्फ इंडियन है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई काला गोरा छोटा बड़ा ये एक अलग इशू है। ये इंटरनल मामला है। एक्सटर्नल मामला है कि विदेश से लड़ाई चलेगा तो हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे और अपनी जान की आहुति अगर देनी होगी तो इंशाअल्लाह देंगे। हमारा इस्लाम भी इस बात के लिए बार बार कह रहा है कुरान में, तमाम हदीस में, कि तुम जहाँ भी पैदा हो वहाँ के हो के रहो। वहाँ के हो के रहो का मतलब होता है कि वहाँ के प्रति आप ईमानदार रहिए। जुमे की नमाज से आप लोगों ने क्या दुआ? देखिए, जुमे की नमाज सप्ताह में एक दिन होती है। नमाज तो 365 दिन
पांचों वक्त पढ़ना फर्ज है मुसलमान पर। जुम्मे के दिन तादाद में होती है, बड़ी मसाजिद में होती है, लोग मिलते हैं और जो मामला होता है उसके लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये मामला हमारे मुल्क में, राज में है, उसका आप रास्ता निकालिए। आज में हम लोग सभी जितने भी मुसलमान भाई सब लोग दुआ मनाए हैं कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे। हम मोदी जी को सैल्यूट करते हैं, अमित शाह जी को सैल्यूट करते हैं। जो काम उनको पहले करना चाहिए था वो काम अब ये कर रहे हैं। का माहौल है जो उसने किया, आतंकवादी जो घटना का अंजाम दिया है बहुत गलत किया है। हम लोग सारे मुसलमान इसके विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं अपनी भारत की सेना उसको नेस्त नाबूद कर दे। उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर कई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले में शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 7 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं शराब लोड एक बोलेरो से 33 कार्टन विदेशी शराब भी जब्त किए गए। धंधेबाज मोतीपुर थाना के मठिया मुरसंडी निवासी विकास कुमार को पकड़ा गया। उसके पास से 5.760 लीटर विदेशी शराब पाई गई। वहीं औराई थाना के जनाट से 2 लीटर चुलाई शराब के साथ सीतामढ़ी के विष्णुपुर अनंत निवासी विपत माझी, मोतीपुर के भवानीडीह के 4 लीटर चुलाई शराब के साथ राकेश राय, हथौड़ी थाना के बेरई से दिनेश मंडल 2 लीटर चुलाई शराब, बुचहा थाना के बाजितपुर से राम आशीष सहनी को 2 लीटर चुलाई शराब, कर्जा थाना के पकड़ी पकोही गांव निवासी किशोर बैठा के घर से 20.30 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। उसके घर को भी सील किया गया है। सदर थाना के मादापुर से विदेशी शराब के साथ महेश कुमार को पकड़ा गया है। उत्पाद थानेदार दीपक सिंह ने बताया कि एक बोलेरो से 33 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। वहीं अलग अलग जगहों से 7 शराब धंधेबाज को भी दबोचा गया है। शराब माफिया किशोर बैठा के घर को सील कर दिया गया है। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोगों की छापेमारी प्रतिदिन जारी है और इसी क्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कल कुल 7 शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कि भारी मात्रा में चुलाई शराब और विदेशी शराब जब्त किया गया है। इसमें से एक कारोबारी जिसका नाम किशोर बैठा है और यह कर्जा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोही का रहने वाला है। इसके घर से विदेशी शराब जब्त किया गया भारी मात्रा में और इसके घर को सीलबंद किया गया। पूर्व में भी ये कई बार शराब बेचने के जुर्म में जेल जा चुका है। वार्ड नंबर 27 के पार्षद अजय ओझा ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय में निगम प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय अनशन किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम में वार्ड नंबर 27 के पार्षद अजय ओझा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अजय ओझा ने बताया कि वार्ड में कई प्रकार की समस्या है। मुख्य रूप से नल जल योजना के तहत लोगों के घर तक सही से पानी नहीं पहुंच पा रहा। साथ ही कई जगह पर नालों का स्लैब टूटा हुआ है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, मगर सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। साथ ही मुजफ्फरपुर नगर निगम के हर वार्ड में आवारा कुत्तों का आतंक इस प्रकार है कि वह हर दिन किसी न किसी बच्चे बुजुर्ग को अपना शिकार बना रहे हैं, मगर उस पर लगाम लगाने का निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा। दो तो कई हैं, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन मूल मुद्दा हम यह जो नल जल की समस्या यह है कि आप 2022 से यूजर चार्ज ले रहे हैं और लोगों के घरों तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जो सक्षम लोग हैं वह तो पानी किसी तरह अपना पूर्ति कर रहे हैं अपना समरसेबुल से, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए कलकला रहे हैं। आखिर आज से 6 माह पहले आपने टेंडर करके 2-3 माह पहले आपने ठेकेदार भी सुनिश्चित हो गया कि अमुक ठेकेदार इस वार्ड में काम मिला है, तो उसका आप एग्रीमेंट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज इस गर्मी में तो कम से कम एग्रीमेंट होके वह नल जल अभी तक बिछ गया हुआ रहता, आज तक वह पानी नहीं बिछा। आखिर क्यों टेंडर किए और टेंडर किए तो फिर पानी क्यों नहीं बिछ रहा है? यह समस्या है जो हम काफी दिनों से कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं है कि काम का क्या गतिविधि है।
सिर्फ यही बोला जाता है कि सर के आदेश होगा तब ना, सर के आदेश होगा तब ना। तो फिर आप टेंडर कर दिए और फिर आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा यह दूसरा समस्या है कि हमको लगता है कि नगर आयुक्त सर को आए हुए 8 माह हो गया। इस 8 माह के बीच में शुरू के दिनों में कुछ स्लैब टूटे हुए थे। हम लोग बोले कि सर वार्ड में कई जगह स्लैब टूटा हुआ है, जहाँ जहाँ दिखवा लिया जाए और जो स्लैब है उसको बनवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम ठेकेदार को हायर कर रहे हैं, उसके बाद वह ठेकेदार आपका स्लैब बना देगा। हम कि चलिए कितना दिन हो जाएगा, तो थोड़ा दिन रुकिए। आज 8 महीना इनको आए हुए भी हो गया और हमको कहे हुए भी हो गया, आज तक वार्ड में एक स्लैब नहीं लगा, जिस कारण आज वार्ड के कभी बुजुर्ग कभी बच्चा वह नाला में गिरकर चोटिल होते रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं कि आपके माध्यम से इस शहर में आप देख रहे हैं, चाहे हमारे वार्ड में, यह कुत्ता का जो आतंक है, कुत्ता के आतंक के लिए आपने अपने निगम में काऊ कैचर रखा है, सारा व्यवस्था रखा है, और आज एक भी कुत्ता पकड़ने के लिए आप तैयार नहीं। आपको बार बार हम बोले तो आप काऊ कैचर भेज दिए, लेकिन आज तक ये कुत्ता धराया नहीं। हमारे परिवार में भी वह कुत्ता चोटिल किया, हमारे स्टाफ को भी कुत्ता काटा, और ऐसा काटा ऐसा कि वह रास्ता छोड़ दिया हुआ है। तो यह सब कब तक चलता रहेगा? यूए एसोसिएट के 6 वर्ष पूरे होने पर नीलकमल, ब्लू स्टार, एसी समेत सभी प्रोडक्ट पर ग्राहकों को उपहार देने की घोषणा की। यूए एसोसिएट के 6 वर्ष पूरे होने पर अपने मिठनपुरा चौक के समीप नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम में बम्पर उपहार दे रही है। नीलकमल के अलावे ब्लू स्टार एसी सहित सभी ब्लू स्टार के प्रोडक्ट पर तथा कुचीना स्मार्ट किचन के सभी प्रोडक्ट और मित्सुबिशी के एसी की खरीदारी पर उपहार सुनिश्चित की गई है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा नीलकमल का यह आउटलेट लोगों का विश्वास जीत चुका है। यूए एसोसिएट पिछले 6 वर्षों से जिले में एक अलग पहचान बना चुकी है। लोगों का यही विश्वास आज इन्हें यहाँ खींच कर लाती है। इस भीषण गर्मी में एसी की काफी डिमांड बढ़ जाती है और किसी भी शोरूम या बाजारों में एसी की खरीदारी पर ग्राहकों को छूट नहीं दी जाती, लेकिन यूए एसोसिएट अपने 6ठे वर्षगांठ पर एसी की खरीदारी पर भी उपहार देने की घोषणा की है। एसोसिएट के प्रोप्राइटर मनीष कुमार ने बताया कि 6 वर्षों में लोगों ने काफी प्यार दिया। इस प्यार और भरोसे के लिए सभी को धन्यवाद। यूए एसोसिएट एक के बैनर तले आपको नीलकमल के एक्सक्लूसिव फर्नीचर हमारे यहाँ मिलते हैं। फर्नीचर की एक विस्तृत रेंज है, जिसमें बेडरूम सेट है जो 50-55 हजार रुपए में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और साथ में सोफा का एक बेहतरीन रेंज है जो 30,000 से हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, और अलमीरा, सवेरा अलमीरा का एक विस्तृत रेंज है हमारे यहाँ। तो फर्नीचर में एक बढ़िया पैकेज है हम लोगों के पास। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, लगन का भी सीजन चल रहा है, और हमारे पास एयर कंडीशन में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मित्सुबिशी और टॉप 5 कंपनी में आने वाली हिटाची का और ब्लू स्टार का एक विस्तृत रेंज है, और एक अच्छी प्राइस पे हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी पर कैशबैक भी दे रहे हैं, फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारा जो पता है वो ठीक मिठनपुरा चौक से पानी टंकी की तरफ जब बढ़ेंगे आप, तो आपको 4थे और 5वें मकान के बाद आपको हमारा नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम दिख जाएगा। साथ में हिटाची का ब्रांड स्टोर भी है, और हम मित्सुबिशी और ब्लू स्टार के एयर कंडीशन डिवीजन में भी काम करते हैं। और सवेरा अलमीरा का भी हमारे पास एक विस्तृत रेंज है। और लोग यही चाहते हैं कि आज के डेट में सभी की इच्छा होती है कि उधार हमें सामान मिले, तो हमारे यहाँ उधार चालू है, यानी कि फिनांस की भी एक उचित व्यवस्था है। आप अपने आधार और पैन को लेके आइए और हम आपको उधार पे सामान दे देंगे, आपके आसान किस्तों में, जिस किस्तों में आप लेना पसंद करें। साल पूरे किए हैं, और इस साल हम लोग लोगों को हर खरीदारी पर कुछ न कुछ निश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ओरियन क्लब मैदान में लगे ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला में विदेशी झूलों के साथ पहली बार फिश टैंक टनल लगाया गया है। जिला के ओरियन क्लब मैदान में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला में मनोरंजन पार्क का खजाना लेकर आया है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा हवाई झूला, सबसे बड़ा मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रशियन टोरा टोरा, डबल्स डिश तरंग झूला, देसी विदेशी मछलियों का संग्रह, यूकेरियम व बच्चों के
सैर सपाटे के लिए हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट, मिकी माउस इत्यादि देखने को मिलेगा। आकर्षक दुकानें जैसे घरों को सजाने के लिए सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर लाया गया। अलग अलग फर्नीचर दुकान में उपलब्ध हैं। कलकत्ता का अचार, खाने पीने की एक से बढ़कर एक फ्लेवर में भेलपूरी, पानी पूरी, चाट, चाउमीन, एग रोल, पिज्जा, बर्गर इत्यादि मौजूद हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और प्रेस वार्ता का आयोजन करने का मकसद ये है कि आप सबों के माध्यम से जन जन तक यह समाचार पहुँचे, लोगों की जानकारी हो कि ओरिएंट क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में डिज्नीलैंड मेला का भव्य आयोजन किया गया है। यह मेला देखने योग्य है। प्रवेश करते ही लंदन ब्रिज बनाया गया है जो अपने आप में बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और आप जब उस मेले में प्रवेश कीजिएगा लंदन ब्रिज से होकर के, तो सेल्फी पॉइंट बहुत सारे बने हैं जिस पे नौजवान वर्ग के लड़के और लड़कियां अपना फोटोग्राफी भी करती हैं। आप मेले में प्रवेश करते हैं तो नाना तरह के झूलों का संगम इस मेले के अंतर्गत में है। बड़ी बड़ी दुकानें लगाई गई हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बच्चों से लेकर के युवा वर्ग और बूढ़े लोगों को भी झूला की व्यवस्था है। इस बार अलग क्या है? अलग हमारे यहाँ यूकेरियम मछलियों का बहुत बड़ा संग्रह, जिसको इंग्लिश में फिश टर्नल भी कहा जाता है, यूकेरियम भी कहा जाता है, और हिंदी में मछलियों का संग्रह। हमारे मछलियों का जो संग्रह है उसमें 1 इंच से लेकर के 7 फुट तक मछलियाँ हमारे यूकेरियम में देखने को मिलती है। और ये यूकेरियम पूरे एसी नुमा हाल के अंदर चल रहा है। ये मुजफ्फरपुर के लिए नया है। अच्छा, झूला में कुछ अलग भी झूले? हाँ, झूला में एक रशियन मॉडल में झूला लाए हैं जिस झूले का नाम है तरंग, वो डबल डिस्क, और उसके चलने के आइडियाज बहुत हैं। तो यहाँ के लिए तरंग झूला नया है। और नौका भी बहुत बड़ा, अपने भारतवर्ष का सबसे बड़ा नौका इस मेले में लगा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। बराबर लोगों को निर्देश दी जाती है माइक्रोफोन से कि आप सही सलामत मेले का आनंद उठाएं। अगर गलत पकड़े जाएंगे तो आप दंड के भागी होंगे। प्रशासन आपके साथ है, आपके पीछे है। कब से कब तक ये मेला चलेगी? 4 बजे संध्या से मेला का शुभारंभ किया जाता है, रात्रि 10 बजे तक चलता है प्रत्येक दिन। ये प्रत्येक दिन की हो जाए, मंथ कब तक? कितने मंथ? इसका डिक्लेरेशन नहीं ना करते मैडम हम लोग। जब तक यहाँ के बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा, जब तक लोग चाहेंगे तब तक मेला चलता रहेगा। पार्किंग वगैरह की व्यवस्था? पार्किंग व्यवस्था है। ओके, शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक बार अनुरोध करता हूँ यहाँ की जनता से, यहाँ के युवाओं से, महिलाओं से कि एक बार मेला का आनंद जरूर लें। बिहार विश्वविद्यालय परिषद में कॉलेज से निलंबित किए जाने वाला छात्र का 8वें दिन भी अनशन जारी है। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के छात्र आकाश कुमार का आज हड़ताल का 8वां दिन है। उनकी हालत दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिन कुलपति महोदय ने उनको अपने कार्यालय बुलाया था और समझाया था कि वह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे तो उनको दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले उनका स्थानांतरण दूसरे कॉलेज में करा दिया जाए तो वह निश्चित तौर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। लेकिन कुलपति महोदय द्वारा 3 दिन का समय मांगा गया है। ऐसे में आकाश का कहना है कि वह अपनी भूख हड़ताल 3 दिन के बाद ही खत्म करेंगे। साथ ही उन्होंने जांच रिपोर्ट की मांग की है जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज प्रशासन के खिलाफ है। लेकिन कुलपति महोदय का कहना है कि जांच रिपोर्ट उनको समर्पित नहीं किया जा सकता। यह विश्वविद्यालय का मामला है। उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे तब तक उनके शरीर में जान बची हुई है। स्वास्थ्य में कमजोरी तो महसूस होता है कि हाथ में अकड़न सा हो जाता है, कभी कभी पैर वैर काम नहीं करता है। लेकिन ना तो अभी मेडिकल टीम सही से आ रही है, जांच करके चली जाती है। वो कहते हैं कि आप में कमजोरी है, आपको एडमिट होना होगा। अभी अस्पताल में एडमिट हुई है, लेकिन अस्पताल जाने का मतलब है कि मेरा धरना समाप्त हो जाएगा। इस वजह से हम अपना भूख हड़ताल तोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो तब तक नहीं तोड़ना चाहते हैं। हालांकि पिछले दिनों कुलपति महोदय हमको बुलाए थे
नियम तो यह कहता है कि कुलपति महोदय को यहाँ आना चाहिए था बात करने के लिए, लेकिन नहीं, हम छात्र थे, हम अपनी समस्या को लेकर कुलपति महोदय के चैम्बर में जाके बैठ के बातचीत भी हुई। सीनेट के 3-4 मेंबर थे, उनके सामने भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा कहा गया है कि मैंने जो समस्या जो भी थी मुझे रेस्टिकेट किया गया था, प्रैक्टिकल में 0 नंबर दिया गया था, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मेरा दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र करने की भी बात कही। वो कहे कि नियम प्रावधान हम देख करके तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा शर्त रखा जा रहा है कि अगर जब तक तुम भूख हड़ताल नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारे फाइल पर हम काम नहीं करेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। BMP के समीप हार्डवेयर व्यवसायी को गोली मारे जाने को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने बैठक की। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिनांक 7 मई को मारवाड़ी समाज के युवा व्यवसायी वीरेश पौदार पर हुए प्राणघातक हमले के संदर्भ में
एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वीरेश पोद्दार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और उनके स्वास्थ्य को लेकर समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। इस गंभीर स्थिति पर विचार विमर्श करने और आगे की दिशा तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी संस्कृति शाखा, रानी सती मंदिर शाखा संगठन, मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी विचार मंच, चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन और साइकिल व्यवसायी समाज के प्रतिनिधियों एवं अन्य संगठनों ने भाग लिया। सभी संगठन ने एकजुट होकर इस घटना की कड़ी निंदा की और वीरेश पोद्दार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सभी संगठनों ने इस कठिन समय में एकजुट होकर साथ देने का संकल्प लिया। पुलिस से यह आग्रह है कि यदि 2 से 3 दिन में अपराधी नहीं पकड़ाता तो समाज चरणबद्ध आंदोलन करेगी। वो मारवाड़ी युवा मंच का सक्रिय सदस्य था और उसके बाद में कल रात में उसको मेदांता पटना में रेफर कर दिया गया है। वहाँ से यहाँ भी तमाम मारवाड़ी युवा मंच के साथियों ने खून उनको दिया और वहाँ भी खून एकत्रित करके भेजा है। अभी वो वहाँ पे मौत के मुंह में जूझ रहा है। हम लोग उसी के लिए प्रार्थना की है कि प्रशासन दोषियों को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मुजफ्फरपुर के व्यापार जो शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें ये गड़बड़ाया हुआ काम सामने आया हुआ है कि ऐसे अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी। अगर वो जब तक वो बच्चा ठीक नहीं होता है तब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, रुपया लूट के लिए घुसी या आपस के विवाद में या और कोई बात से, तब हम लोगों को समझ में आएगा। अभी चैम्बर के महामंत्री श्री जाजौजिया जी यहाँ पे है। सारी संस्थाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम लोग बुधवार को तमाम व्यवसायी संगठनों की मीटिंग करेंगे और उसके बाद में ये निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या कदम उठाना है। उसके पहले सरकार इस कांड को अमली जामा पहना देती है तो अमन चैन शहर में रहेगा। पहले हम लोग बहुत 2-3 वर्ष पर यह सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग 12 महीने से 1.5 वर्ष से एकदम से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कोई एक आध घटना, समुद्र कितना भी सूख जाता है तो पैर तक कीचड़ रह जाता है, उसी प्रकार से होता था तो होता था। हम लोग बहुत सुरक्षित थे। ये घटना एक नौजवान 27-28 वर्ष के लड़के के साथ में हो जाना, उसके परिवार को, यहाँ मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को, नॉर्थ बिहार के व्यापारियों को और बिहार के व्यवसायियों को, इसके लिए बहुत ही दर्द है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो करके हम लोगों के बीच आए और सरकार है वो अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाते हुए उनको पकड़े, दोषियों को सजा दे। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के सदस्यों ने रेल प्रशासन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ अहम बैठक की। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मंदिर तोड़े जाने का मामले को लेकर मंदिर समन्वय समिति द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, जिसको देखते हुए रेल प्रशासन ने मंदिर समन्वय समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मंत्री, सांसद राजभूषण निषाद भी शामिल हुए। इस दौरान रेल प्रशासन ने सभी सदस्यों के साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली। इस दौरान रेल प्रशासन ने मंदिर निर्माण को लेकर जमीन देने का आश्वासन दिया। हम लोग आए थे अपना जो यहाँ पर विकास के क्रम में जो रेलवे परिसर से जो मंदिर को शिफ्ट किया गया है, उसी संदर्भ में जहाँ मंदिर शिफ्ट किया गया है वहाँ पर हम लोगों ने तय किया कि कैसे व्यवस्थित किया जाए, मंदिर को और अच्छा बनाया जाए। और इसमें रेल प्रशासन के भी पदाधिकारी के साथ बात हुई है और हम लोग मिल बैठ करके तय करते हैं कि हम कैसे अच्छा मंदिर बना सकें।
मंदिर तोड़े जाने का जो प्रकरण रेलवे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर आगे की क्या कार्रवाई होगी, इस तरह की कोई बातें हुई है? देखिए, विकास के क्रम में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ रहा है, जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो स्वाभाविक है पहले का जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी किसी की भावना को आहत करने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ विकास डेवलपमेंट होगा तो वहाँ थोड़ी बहुत तोड़फोड़ होती है, और इसी कड़ी में सम्मानपूर्वक दूसरे जगह व्यवस्थित करने की बात भी प्रशासन ने किया है, और इस कड़ी में हम लोग बैठे थे और बैठ करके मंदिर को शिफ्ट करेंगे। मंदिर यहाँ पर इतनी आवश्यकता है कि यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, यहाँ गरीब लोग ठहरते हैं, स्टूडेंट लोग ठहरते हैं, और ऐसी जगह को इन लोगों ने नष्ट कर दिया था। इन लोग खुद ही इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग से गलती हुई है, तो गलती का इन लोग खमियाजा भुगतने के लिए अपना तैयार है। हमारी मंदिर वहीं पर अपने पूरे ज़मीन के साथ वापस देगी, इसका हम लोग के सामने बैठक में बात हुई है। इसमें सांसद महोदय जी भी थे, और सांसद महोदय जी के सामने और सारे DRM और रेलवे के अधिकारी लोग शामिल थे। यह पहली बैठक हुई है हम लोगों के समक्ष, और रेलवे के द्वारा की गई गलतियों का पश्चाताप करते हुए रेलवे ने यह माना है कि नेगोशिएशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, जिसका उनको भी खेद है, परंतु अब करे क्या, चूंकि मामला तो वो हाथ से उनके निकल चुका था। अब हिंदू समाज के भावना को सम्मान करते हुए उन्होंने बताया है कि जो मंदिर हम लोग डिमोलिश किए, तोड़े थे, उस मंदिर के एवज में जो मंदिर हम जिसको वो रेलवे का मंदिर बोल रहे हैं और मान रहे हैं, जिसको हिंदू समाज अभी तक माना नहीं है, उस मंदिर के पास ही हम लोगों को स्पेस देकर हिंदू समाज को वो इतना ज़्यादा जगह दिया जाएगा जितना में कि हिंदू समाज अपने मिल के चंदा से धन एकत्रित करके खुद बना लेगा। रेलवे इस बात को मान रही है, और उनके अगले कार्यक्रम में यही है कि हम लोगों को ज़मीन देके पहले हम लोगों को मंदिर के लिए फ्री किया जाएगा। जमीन कहाँ दिया जाएगा? वहीं। ये अब रेलवे अपना नक्शा देखे कि उनके विकास में कम से कम हिंदू समाज बाधक न था, न है और न आगे रहेगा, मगर हिंदू समाज के सम्मान में जमीन जहाँ मिलना चाहिए और मंदिर बननी चाहिए वहाँ वह देंगे। अभी हम लोगों को जगह स्थापित नहीं बताएं कि कहाँ पर हम एग्जिट देंगे। आप लोग की तो मांग थी कि मंदिर वहीं बने। हम लोगों का मांग अभी भी वही है, मगर एक इतिहास यह भी तो नहीं लिखना है कि अगर हम वहीं पर मंदिर अगर बनाते हैं जो हमारा हिंदू आस्था का केंद्र बनेगा, तो अब छोटा सा आगे हम विकास के मॉडल में हम टाट का पाबंद नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बनना है उनके DPR में, वो दाएं बाएं घसकने को थोड़ा बहुत तैयार हैं, मगर पुल के नीचे या पुल के बगल में अगर मंदिर बनता है हिंदू आस्था का, तो उस पर थूक थाक और गंदगी जो गिरेगी उससे तो हमारे समाज का सम्मान गिरता रहेगा। अखाड़ाघाट रोड में विवान TVS का भव्य शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को शहर के अखाड़ाघाट रोड में विवान TVS शोरूम का भव्य शुभारंभ MLC दिनेश सिंह और बोचहां के पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने फीता काट कर किया। इस नए शोरूम के उद्घाटन के साथ ही TVS मोटर कंपनी ने बिहार में अपने डीलरशिप नेटवर्क का और विस्तार किया है। विवान TVS शोरूम में ग्राहकों को TVS की लोकप्रिय बाइक्स और स्कूटर्स की पूरी रेंज उपलब्ध होगी, जिसमें TVS अपाची, RTR, TVS राइडर 125, TVS जुपिटर, TVS एंटीडोक्यू 125 जैसे मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा यहां बिक्री, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर्स पार्ट्स की सुविधा भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी। उद्घाटन समारोह में TVS के प्रतिनिधियों ने TVS के 2 नए मॉडल TVS जेट्स और TVS स्पोर्ट्स को लॉन्च किया। शोरूम के उद्घाटन समारोह में MLC दिनेश सिंह ने कहा कि TVS मोटर कंपनी ने बिहार में अपने नेटवर्क को और मजबूत किया है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए जा सके। वहीं विवान TVS के प्रोप्राइटर ने बताया कि TVS के सभी मॉडल हमारे शोरूम में उपलब्ध हैं। ग्राहकों को सेल्स और सर्विस के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभकामना है, शहर के लिए खुशखबरी है, अच्छी है। एक से एक शहर में एजेंसी खुल रहा है। 10 साल पहले का शहर और आज के शहर में अंतर आप लोगों को दिख नहीं रहा है? हर चीज यहाँ उपलब्ध हो गया। पहले पटना से गाड़ी सब पटना में भी एजेंसी नहीं था, कलकत्ता से जाके खरीदता था लोग, दिल्ली से खरीदता था, सर्विस का प्रॉब्लम था। अब घर में एजेंसी खुल गया, आसानी से खरीदारी होगी, आसानी से सर्विस होगी।
सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज का, चाहे मोटर व्हीकल हो या जो भी एसी हो, टीवी हो, सर्विस का प्रॉब्लम, तो यहाँ एजेंसी होने से आसानी से सर्विस मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। और चलने के बाद लगता है ये मुजफ्फरपुर शहर है ही नहीं, और जो लोग भी खोल रहे हैं, एजेंसी ले रहे हैं, सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं, सब लोगों को शहर के विकास में योगदान माना जाए और हम लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा ऐसे बिजनेस करने वाले को कि लोग ज्यादा से ज्यादा एजेंसी खोले। जब तक सुविधा नहीं दीजिएगा व्यापारी को, तब तक कोई व्यापारी टिकेगा। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पर टीवीएस का मांग बहुत अधिक हो रहा है। अभी हमारा जितने भी टुकहिया वाहन है उसमें हमको लगता है कि टर्नओवर इसका पूरे भारत के अति में सेकेंड स्थान पे ही चल रहा है अभी टीवीएस, और बहुत सारी गाड़ियां लाई है और आधुनिक ढंग से इनका सर्विस का भी है, और कंपनी भी काफी अच्छा इसमें आगे बढ़ने के लिए डीलर को भी बहुत व्यवस्था कर रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी आ रही है और नया टेक्नोलॉजी के साथ इसमें सारे पार्ट्स और जितने भी सर्विस का काम है हो रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इसका उज्जवल भविष्य होगा, हम लोग यही चाहते हैं। एक ही जगह नीचे सेल्स सर्विस दोनों की सुविधा है जी, एक ही जगह में सेल्स भी है और सर्विस भी है, और सर्विस अच्छा है। फाइनेंस भी हाँ, फाइनेंस भी है, यहीं पे फाइनेंस के लोग भी बैठे रहते हैं, जिसका सिविल बढ़िया है उसको बस सेम डे में ही सारा चीज हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है जी। गाड़ी तो नया अभी एक तो आई है ना, बहुत सुंदर, ये क्या नाम है, स्कूटी के में एक और बहुत सुंदर गाड़ी आई है इसकी, और जुपिटर का नया मॉडल जी, जुपिटर का नया मॉडल, हाँ नया मॉडल नाम बता दीजिए। में टीवीएस का शोरूम खुला है। मैं आयोजन करता त्रिपुरारी बाबू को बधाई और शुभकामना देती हूँ। और टीवीएस का गाड़ी का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चियां भी अब स्कूल कॉलेज कहीं भी कोई भी दफ्तर में काम करती है तो गाड़ी में सौदे तो हल्का गाड़ी होती है, इसका जो पटना और कहीं और जगह जाना रहता, लेकिन अपने शहर में जो सुविधा मिल रही है मिलेगी तो बहुत बढ़िया है। एमएलसी दिनेश सिंह के द्वारा लगाए गए आरोप को बिहार विश्वविद्यालय के कुलानुशासक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खारिज किया। मुजफ्फरपुर में एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति को केंद्र में रखकर कुलानुशासक प्रोफेसर विनय शंकर राय और विश्वविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर राजीव कुमार पर 50 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस आरोप को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के निरीक्षक राजीव कुमार ने गलत बताया है। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विश्वविद्यालय के निरीक्षक राजीव कुमार ने एमएलसी के सभी आरोपों का खंडन करते हुए आरोप से संबंधित कागजात भी दिखाए। बैंक स्टेटमेंट के जरिए एमएलसी के आरोप का खंडन करते हुए गलत बताया है। आपको बता दें कि एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने 2 मई 2025 को राज्यपाल को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में दावा किया है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा कोष से बिना ग्लोबल टेंडर के 50 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई। खासकर बैरगनिया के प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के खाते से कुलपति की मिलीभगत से इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने 50 लाख रुपए की अवैध निकासी की। इसके अलावा नए कॉलेजों को संबद्धता देना, बिना मानक के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में मान्यता देने और 42 अंगीभूत कॉलेजों से लेवी के रूप में अवैध उगाही का भी आरोप है। एमएलसी ने पत्र में कहा है कि कुलपति और इंस्पेक्टर ने मिलकर परीक्षा शुल्क और कॉलेजों से अवैध वसूली के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए का गबन किया है। इस मामले में राजीव कुमार ने दावा किया है कि उनके पास प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के पिछले 3 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट है, जो राशि के उपयोग को स्पष्ट करते हैं। राजीव कुमार ने कहा है कि 5 मई को सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक पत्र वायरल हुआ जिसमें गलत आरोप लगाए गए हैं। आरोपों का जवाब देते हुए राजीव कुमार ने बताया कि हाल ही में 18 चेक जारी किए गए हैं, जो मुख्य रूप से परीक्षा शुल्क और कर्मचारियों के वेतन के लिए थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में जाता है। राजीव कुमार ने एमएलसी के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आज से उसका हम जांच की मांग की है। जांच होगा, सब पता चल जाएगा। उसमें कुछ राशि का भी बंदरबाट का भी आपके पास बिल्कुल बिल्कुल
क्या किस रूप में जांच होना चाहिए इस मामले में? वो तो महामहिम की इच्छा है कि कैसा जांच कराएंगे। हम तो राज्यपाल महोदय को लिखे हैं। उन्होंने क्या देखा, ये सवाल आया था कुलपति जी के सामने। और इस बार जब टीम का सिलेक्शन हो रहा था, आप विश्वास करेंगे कि इस बार जो टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उन लोगों को हम इस टीम में जगह ना दें जो पिछली बार किसी न किसी कारण अपने कर्तव्यों के पालन में सफल नहीं हुए थे। यही उनका पनिशमेंट था। लेकिन इसके लिए अलग से हमने कोई दिशा निर्देश, कोई ऑर्डर नहीं निकाला, उनको एग्जीक्यूट सीधे किया। जिस काम में अगर हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मेरी प्रतिबद्धता अगर खंडित है तो मुझे अगला दायित्व कैसे मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं रखा, पूरा ध्यान रखा। सर, उनके कार्य प्रणाली पर स्पष्ट मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से आरोप लग रहा है जी। उस पर ये कहीं से भी शामिल नहीं करना, क्या यही तक नहीं? मैं आपसे बताऊं, उसके अलावा उन लोगों को अलग से बुला के कुलपति ने अलग से बुला करके सबसे बात की कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति आ रही है, आप इसमें क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कहां गलती है, सब लोगों की बात की है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, ये कुलपति ने कहा कि नहीं, एक बार मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसी गलती होगी तो मैं उस पर एक्शन करूंगा। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 3000 से अधिक अधिवक्ताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत कुल 27 पदों के लिए शुक्रवार को वोटिंग में अधिवक्ताओं ने जमकर मतदान किया। इसके लिए वकालत खाना में 7 और बार लाइब्रेरी में 6 बूथ बनाए गए थे। 7 बूथों पर 1771 और 6 बूथों पर 1553 मतदाताओं ने वोट डाला। इस तरह 3324 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गया। मतदान बैलेट पेपर से हुआ। इस चुनाव में 27 पदों के लिए 101 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इसमें अध्यक्ष पद पर 5, उपाध्यक्ष के लिए 18, महासचिव के लिए 9, सहायक सचिव पद के लिए 15 प्रत्याशी मैदान में पसीना बहाते और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखे। संयुक्त सचिव के लिए 17, कोषाध्यक्ष के लिए 5, ऑडिटर के लिए 2, मेंबर विजिलेंस के लिए 10, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 11, कार्यकारिणी सदस्य के लिए 11 और पुस्तकालय समिति सदस्य के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि ऑडिटर पर 2 और पुस्तकालय सदस्य के लिए 3 सदस्य ही मैदान में हैं। इसलिए इन 2 पदों के उम्मीदवारों के पद पर चुनाव निर्विरोध होगा। इन पदों को लेकर सुबह 8 बजे से 13 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे हुई। अब 10 मई को वोट गिने जाएंगे। 10 मई को वोटों की गिनती के बाद परिणाम सामने आएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव पदों के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके पूर्व पुस्तकालय समिति सदस्य और ऑडिटर के उम्मीदवार निर्विरोध रूप से चुन लिए गए थे। बाकी पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए 1, उपाध्यक्ष का 3, महासचिव का 1, संयुक्त सचिव का 3, सहायक सचिव का 3, कोषाध्यक्ष का 1, कार्यकारिणी सदस्य का 7, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का 5, अंकेक्षक का 2, निगरानी समिति सदस्य का 3 और पुस्तकालय समिति सदस्य के 3 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। टोटल बूथ की संख्या 13 है, जिसमें बीके पर 7 केंद्र है और बीएल में 6 बूथ संख्या है और बीएल की व्यवस्था ऊपर की गई है और बीके की व्यवस्था नीचे है। वोटर कितने हैं? वोटर लगभग 3370 है। कब से कब तक होगी मतदान? मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। टोटल 11 पद थे, जिसमें से 2 निर्विरोध हो चुके हैं और 9 पे मतदान चल रही है। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।